क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी। इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को ही आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक जीवन की। तो आपको बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिलती है, फिर भी सिंधु निवासियों की मूल रुचि जो है वो व्यापार करना थी। मूल रुचि व्यापार करना। साम्राज्य के जो प्रशासनिक केंद्र हैं या जो साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र रहे होंगे वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, यानी कि ये साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र जो बड़े नगर रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं है, तो देखिए ज्यादा हथियार वगैरह वहां पर मिले नहीं है, तो ज्यादा हथियार नहीं मिले तो वहां के लोग जो है शांति प्रिय रहे होंगे। इसके अलावा कोई ऐसी लग्जरियस चीजें नहीं मिली है जिससे ऐसा प्रूफ हो कि वहां पर कोई शासक ही रहा होगा। इसके अलावा वहां पे जो संगठित जो क्षेत्र मिले हैं या संगठित तरीके की जो संरचनाएं मिली है उसको देखते हुए ऐसा भी लगता है कि हो सकता है वहां पर कोई कुशल शहरी निकाय रहा होगा या स्थानीय बंदोबस्त जो है वो बहुत अच्छा रहा होगा। इसी वजह से राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं कहा जा सकता। फिर अगर बात करें सामाजिक जीवन की, कि सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा सिंधु के निवासियों का, तो वहां पर 4 तरह के जो है वो वर्ग थे। शासक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग और 5वां कृषक वर्ग। तो ये जो वर्ग है समाज के प्रमुख वर्ग रहे होंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो गड़ी भाग जो था यानी ऊपर वाला भाग, वहां पर शासक या महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग रहा होगा। और नगर भाग जो है वहां पर अन्य सभी सामान्य लोग जो है वो रहते होंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई था। मृण मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मृण मूर्तियां वहां पर काफी सारी मिली है। इससे 2 तरह की चीजें स्पष्ट होती है। एक तो हमारे धार्मिक जीवन के अंदर काम आएगी कि संभवतः वहां पर कोई मातृ देवी यानी किसी महिला देवी की पूजा अर्चना होती होगी। और दूसरी जो सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें तो मातृ मूर्तियां ये स्पष्ट करती होंगी कि वहां की सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो परिवार व्यवस्था है उसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था न होकर मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही होगी, यानी परिवार में मुखिया जो है वो मां रही होगी। धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में वृक्ष, जल और पशु पूजा का बहुत रोल था। इसके अलावा तप, योग और यज्ञ की परंपरा के भी साक्ष्य मिलते हैं। देखिए वृक्ष पूजा की जहां तक बात है तो वहां पर एक मूर्ति है, उस मूर्ति से एक पौधा निकला हुआ है, यानी एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ बताया गया है जिसमें वृक्ष की पवित्रता पर जो है वो जरूर साक्ष्य मिलते हैं। फिर अगर बात करें जल, तो जल के हिसाब से अगर देखें तो मोहनजोदड़ो की संरचना जब हमने बताई थी उस समय स्नानागार के बारे में पढ़ा था। तो हो सकता है बहुत बड़ी कोई वहां पर धार्मिक पूजा रहती होगी तो जल में वो स्नान वगैरह करते होंगे, तो ये भी जल पूजा या जल की पवित्रता का साक्ष्य है। पशु पूजा, पशु पूजा के संदर्भ में हम कह सकते हैं या तप और योग, यज्ञ या पशु पूजा के संदर्भ में एक जो प्रचलित अवधारणा है वो ये है कि सिक्के कुछ मिले थे या मुहरें मिली थी। उन मुहरों के अंदर जो है आद्य शिव की परिकल्पना दृष्टिगोचर होती है जिसमें एक योगी अपनी नासाग्र पर जो है ध्यान लगाए हुए बैठा है। एक ऐसा भी मुहर मिली है जिसके अंदर एक योगी अपने ध्यान में ध्यानस्थ है। इसके अलावा उनके चारों तरफ जो है पशु वगैरह है, तो पशुपति नाथ के रूप में भी संभवतः ये योजना जो ये जो अवधारणा ये बैठती है। तब योग वही मुद्रा वाली बात यहाँ पर होगी जहाँ पे योगी तप कर रहा है। और यज्ञ की अगर बात करें तो वहां पर कई सारी अग्नि वेदिकाएं मिली है, तो अग्नि वेदिकाएं मिलना अपने आप में यज्ञ की पुष्टि करता है। इस क्लास में इतना ही, आगे अगली क्लास में